नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, आपदा प्रबंधन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी, ये सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। जनता की सुरक्षा प्राथमिकता, बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाएं तत्काल बहाल हो। हर जिले में 24/7 अलर्ट मोड पर रहें सभी जिलाधिकारी एवं एजेंसियां। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि ग्राउंड जीरो पर सभी अधिकारी उतरे। जनता की सुरक्षा ये सरकार की प्राथमिकता है। बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाएं तत्काल बहाल हो। हर जिले में 24/7 अलर्ट मोड पर सभी जिलाधिकारी और एजेंसियां रहे, ये सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। बैठक के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी निर्देश दिए हैं। कोटा के बाद अब उत्तराखंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद किया। बारिश के कारण कार्यक्रम निर्धारित समय से कुछ देर बाद शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी ने एक निजी होटल में कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी और उनसे खुलकर बातचीत की। संवाद के दौरान राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की बातें सुनी। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी, हमने पहले परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी, उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी और उनका कहना था कि परेड ग्राउंड ऑलरेडी बुक है। अभी आप कैमरा लेके जाइए, वहां देखिए परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली है। जो हमने ग्राउंड मांगा वो तो बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकार इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी। जिस प्रकार से अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। कोई छात्र पूरे साल भर उसकी तैयारी करता है परीक्षा की, उसके बाद जब परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो चुका है, उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होगा। उनको एक आशा की किरण दिख रही है। राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हम छात्रों की गूंज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोटा में उन्होंने जो कार्यक्रम किया था, वहां पे एक अपार समर्थन हम लोगों को मिला और आज देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे, ये बाहर की स्थिति है। अगर अंदर जाएंगे, पंडाल में पैर भी रखने की जगह नहीं है। अगर परेड ग्राउंड हमको मिल गया होता तो सरकार के दिन में ही सरकार को सपने नजर आते। पहले तो एक जो जेएनजी के लिए था, पहली बात जो बेसिकली 18 साल से 16 साल से 25 साल के बच्चे जो कि एस्पिरेंट भी होते हैं, उनके लिए कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में फर्स्ट में उन्हें एंजॉय किया गया, जेएनजी को एंजॉय पसंद है। उसके बाद जो पेपर का लीक का मुद्दा है, इस समय देश का, मैं कहता हूँ भारत के देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होती है। मुझे बहुत बढ़िया लगा, सच बताऊं तो, और मुझे बहुत खुशी है करके कि बीजेपी के अलावा राहुल गांधी इधर आए और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बात करी। और पेपर की बहुत बड़ी बात है, आपको नहीं पता कि मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं और वो हमारे उम्र के एस्पिरेंट्स हैं। और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि वो सारे इधर आए हैं और सबने सब कुछ बोला। कंक्लूड करने के लिए देखिए, हमने आज प्रॉब्लम डिफाइन की है। थोड़ा सा मैं सोल्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, वो 20th सेंचुरी छोड़िए, वो 19th सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम है। हमें सबसे पहले 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा में
शिक्षा की इंस्टीट्यूशन पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज है वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है, ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा कमाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का देने का काम उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। आजकल रेट कार्ड भी है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, तो आजकल एग्जाम्स का भी मेन्यू कार्ड है। देखिए, नीट एग्जाम 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहां पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख में खरीदा जा सकता है। उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए। और ये हमने 4-5 उदाहरण दिए हैं, मगर ऐसे हर स्टेट में, हर एग्जाम में उदाहरण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाए। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं। जो टेस्टिंग सिस्टम बने, आपके लिए बने, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, आपके लिए बने, आपके इंटरेस्ट का सिस्टम हो, सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो और रैंडमाइज क्वेश्चन पेपर हो। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को रैंडमाइज कर सकते हैं। एक ही हॉल में अलग अलग स्टूडेंट्स को रैंडमाइज पेपर दिया जा सकता है। GMAT में, SAT में ये सिस्टम लागू किया जाता है और ये टेस्टिंग सिस्टम है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सारे के सारे एग्जाम एक दिन होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, रैंडमाइज करें, तो हम एग्जाम को एक दिन नहीं मगर अनेक दिन पे दे सकते हैं। तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेपर लीक को एलिमिनेट कर सकते हैं। टनकपुर के शारदा घाट क्षेत्र में शारदा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कार्य के दौरान उत्पन्न स्थिति का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय नागरिकों के हित का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पूर्णागिरी तहसील सभागार में प्रभावित परिवारों, जनप्रतिनिधियों, कार्यदायी संस्था और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ बैठक कर सभी पक्षों की बात गंभीरता से सुनी और आवश्यक दिशा
दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शारदा कॉरिडोर मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी जनहित और विकास से जुड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। करने के लिए जो एजेंसीज हैं, यहाँ पे 3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर साहब है, दूसरे आपके जो यूपीडीसीसी है उनके प्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ यूआईडीबी जो कंसल्टेंसी फर्म है, पीएमयू फर्म है, वो है। तो ये तीनों एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे जो शारदा कॉरिडोर के लगभग 3 जो हमारे प्रमुख कार्य हैं वो यहाँ पे गतिमान है, जिसमें किरोड़ा नाले का कार्य जो है वो अभी अवगत किया गया कि 45% हो गया है। दूसरा कार्य जो है घाट का है। घाट में एक पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट का है और एक पोर्शन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लैंड का है। तीसरा जो कार्य है वो जैसा कि आप विदित हैं, एक हमारा सिटी ड्रेनेज प्लान है। सिटी ड्रेनेज प्लान में यहाँ का जो सीवरेज निकल रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है 2 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने का कार्य होना है। चंपावत में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के खेतीखान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और स्मृति स्थल निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। जिला पंचायत सदस्य अशोक मेहरा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने इंदिरा पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बहुउद्देशीय भवन और स्मृति स्थल के निर्माण के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपए की धनराशि प्रशासन ने बिना सूचना के अनियंत्रित स्थानांतरित कर दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताते हुए धनराशि वापस जारी करने और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। अशोक मेहरा ने कहा कि जब तक स्वीकृत धनराशि वापस नहीं की जाती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि विगत 3-4 महीनों से मैं इसके पीछे लगा था, पूरे संपर्क में था विभाग के भी और कार्यदायी संस्था के भी। हम लोग कार्य के इंतज़ार में थे कि अब काम शुरू होगा करके। जैसे ही जिलाधिकारी मुझसे संपर्क किया तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि ये पैसा अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। तो उसी के एवज में आज हम लोग विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से कुछ प्रस्ताव गए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी घोषणी में कि जो हमारे कुमाऊं के शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली जी हैं और पूर्णानंद जोशी, दयाराम ओली और दुर्गादत्त ओली जी, तो इनके नाम पर एक स्मृति पटल यहाँ पर बनेगा। तो कार्रवाई हुई, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ कि ये कार्य हमारे होली प्रांगण में किया जाएगा। तो किन्हीं कारणवश या कहें किसी साजिश के तहत ये जो हमें आवंटित पैसा था वो अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया गया। एक भवन के लिए आया हुआ था, आया हाथ से, जैसे हमने निवाला खाया वो गले से भी निकाल दिया गया। हम शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? क्या हम इस योग्य नहीं है? क्या मेरी जनता 1300-1400 वोट मेरे गांव में है, क्या वो इसलिए लायक के नहीं है? क्या हर एक होली प्रांगण, वहीं पर शादी विवाह जो भी कार्यक्रम होता है छोटे मोटे सब वहाँ पर होते हैं। बर्तनों को रखने के लिए जो जगह है, जगह तक नहीं है अभी तक। उसके सब के लिए शासन प्रशासन ने जो भी व्यवस्था के तौर पर, या हमारे प्रधान जी हो गए या सब लोग ग्रामवासियों ने मिलकर के ये योजना बनाई, ये योजना का पैसा कहाँ गया? हम शासन प्रशासन से पूछते हुए अपने विपक्षी दल से भी ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये 53 विधानसभा से विधानसभा में गया है, 54 विधानसभा का बजट संज्ञान सब है। शायद लग रहा है कि मेरे को ये भी लग रहा है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको विखंडन कर दिया गया है। क्या है ये? क्या जनता हम बेहोश हैं क्या? हम तो ये कहते हैं शासन प्रशासन अब तो होश में आओ, अब होश में आओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।
में 28 कर्मचारियों पर्यावरण मित्रों के नियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ के शाखा अध्यक्ष सीताराम तिवारी का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी है। लगातार अनशन के चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनका वजन 7 किलो से कम हो गया है और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हुआ है। अनशनकारी सीताराम तिवारी का कहना है कि सत्ता और विपक्ष के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे मिलकर मांगों के समाधान का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उधर पिछले एक सप्ताह से नगर पालिका की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप है। कूड़ा उठान बंद होने से शहर में गंदगी फैल गई और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। सीताराम तिवारी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अनशन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने एक सुसाइड नोट तैयार कर रखा है और मांगे पूरी नहीं होने पर यहां से उनकी अंतिम यात्रा ही निकलेगी। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने बाजपुर के मुख्य बाजार में झाड़ू और कूड़ा ठेले के साथ जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जो ये कार्य है 1-2 दिन के अंदर रंग लाएगी और बिल्कुल ही 100% जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब कुछ भी क्या, अंतिम स्थिति में तो मैं हूँ ही, समझे ना। लास्ट में मैंने एक सुसाइड नोट भी बना रखा है, वो आखिरी हथियार होगा मेरा। उसको जब भी चलाऊंगा जब सारे भी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि समस्या को पाले नहीं, समस्या का निदान करें। इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बाजपुर नगर प्रशासन में नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों की मांगों को सीताराम तिवारी ने उठाया है, ऐसे में वो अनशन पर बैठ गए हैं। क्या कुछ उनकी पूरी मांगे हैं? बिल्कुल जी शिखा, मैं आपको बता दूं, बाजपुर नगर पालिका में 28 कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों का नियमित किए जाने की मांग को लेकर निकाय कर्मचारी महासंघ के शाखा अध्यक्ष जो है सीताराम तिवारी का आमरण अनशन आज 9वें दिन भी जारी है। लगातार अनशन के चलते उनकी लगातार तबीयत जो है बिगड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सीताराम का कल जब चेकअप कराया गया तो लगभग 7.2 किलो वजन भी कम हो चुका है और स्वास्थ्य संबंधी और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इधर कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब पूरे बाजपुर शहर में भी दिखाई देने लगा है। शिखा, पिछले एक सप्ताह से शिखा आपको बता दूं कि नगर की जो सफाई है व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। कूड़ा उठ नहीं रहा और कई इलाकों में गंदगी का अंबार लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो कूड़े के ढेर है पूरे बाजपुर शहर में जगह जगह लग चुके हैं। जी निशा। भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। कालाडूंगी में बरसात के मौसम में बोर नदी में बड़ी संख्या में पर्यटक बेखौफ होकर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग बिना अनुमति के नदी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण बोर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। पूर्व में नदी में कई हादसे हो चुके हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी में उतरने से बचने की अपील की है। उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दे दी गई है। बिना अनुमति नदी क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी जो पर्यटक हैं वो बोर नदी में बिना किसी अनुमति के वहाँ पे रोमांच के लिए, नहाने के लिए इत्यादि के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि एक खतरे की जद में आने की संभावनाएं है। और बोर नदी का जलस्तर कभी भी अचानक से बढ़ता है, जिससे जो पर्यटक वहाँ पे नहा रहे हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। उक्त के दृष्टिगत मेरे द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस और वन निगम लेटर जारी किया गया है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालाढूंगी, वन क्षेत्राधिकारी गदगदिया रेंज, वन क्षेत्राधिकारी दैचौरी रेंज, पन्नाखेड़ा रेंज, कालाढूंगी रेंज, बरहनी रेंज, पवलगढ़ रेंज और बैलपड़ाव रेंज, इन सभी वनाधिकारियों को भी आदेश किया गया है कि बोर नदी से सभी पर्यटकों को दूर रखेंगे
और वहाँ पे चेतावनी का बोर्ड लगाएंगे। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र में एक निजी मकान में चल रहे जुए और ऑनलाइन सट्टे का अड्डे का भंडाफोड़ किया। गोपनीय सूचना के आधार पर त्यागी मार्केट स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से जुए और ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल की जा रही 55,690 रुपए की नकदी, 7 मोबाइल फोन और 90 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुमित माकिन अपने मकान में लोगों को ताश के पत्तों से जुआ खिलाने और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सट्टा लगवाने का काम करता था। बरामद मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन सट्टे से एक बड़ा नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 345 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लोहागढ़ के कोली ढेग क्षेत्र में घायल अवस्था में मिले एक बाज का वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रेस्क्यू किया। ग्रामीणों की सूचना पर वन बीट अधिकारी हिमांशु ढेग और रोहित मेहता मौके पर पहुंचे और घायल पक्षी को उपचार के लिए लोहागढ़ पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव ने बाज का उपचार कर बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और कुछ दिनों में उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। रेंजर रमेश चंद्र जोशी ने लोगों से अपील की कि किसी भी घायल वन्यजीव या पक्षी दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दे। थोड़ा सा आराम की जरूरत है, 2 से 3 दिन तक। इसको चोट उसके हल्का लगा हुआ है। अगर 3-4 दिन तक इसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हमने इंजेक्शन लगा दिया है, 3-4 दिन हल्का अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो फिर ये ठीक ठाक हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें उड़ने लगेगा। चोट इसके पंख में लगी है, उसके पैरों में है। पंख में कोई ज़्यादा ट्रॉमा नहीं है और खाली पैरों में लगा है, उसके वजह थोड़ा सा एनर्जी नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। इसको इंजेक्शन लगा दिया। बता रखा है कि 3 दिन अपने उसमें वहीं पे रखेंगे और उसे खाना वाना सही से खिलाएंगे और मैं टैबलेट वगैरह 1-2 लिख दूंगा, उसको टैबलेट को खिलाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।